क्या एक ऐसी चीज, एक बड़ा पॉइंट अगर आप देखें तो क्या रहा टीम इंडिया की सबसे बड़ी चूक का? तो गहराई है ना, दिखने के लिए होती है। आप अगर बल्लेबाजों से गहराई लाए प्योर, तो कभी कभी उसका रिजल्ट बेटर होता है। क्या बुमराह के लिए थोड़ा सा आप देखें, प्लेयर ऑफ द सीरीज जरूर हुए पर शायद डिजर्व करते थे? बल्लेबाजों का देश है और स्पिनर्स का देश है। यहाँ पर हमने एक ऑल टाइम वर्ल्ड जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर है, तो वो हमको देखने को मिल गया। एक खिलाड़ी जो आपको पूरे तरीके से इस दौरे पर बतौर बल्लेबाज कन्विंस किया? सिर्फ यशस्वी जायसवाल। भविष्य किस तरफ आप देख रहे हैं, खास तौर से अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, संजय भाई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट किया? मेरा एक ही जो मन में विचार चल रहा है कि अगर रोहित शर्मा ने ऑप्ट आउट किया फॉर्म की वजह से, तो ऑप्ट इन कैसे करेंगे और फॉर्म कहां दिखाएंगे? विराट कोहली जिस अंदाज में खेल रहे हैं, ये साल पूरा आप देखें 2024, देखिए आउट ऑफ फॉर्म होना ये सबके साथ होता है, लेकिन इनकी समस्या बहुत गहरी है। और अंत में आखिरी इनिंग में जिस तरह से आउट हुए, ऐसे लग रहा था कि अभी वो सोच रहे मैंने सब कुछ ट्राई किया, मेरी तरफ से कुछ हो नहीं रहा है। आपकी नज़र में वो भी 11 में है विराट कोहली? जी हाँ, 11 में है। पहले टेस्ट मैच में डेफिनेटली। भारत का फ्यूचर टेस्ट कैप्टन आपकी नज़र में बुमराह या कोई और? मुझे अभी पता नहीं कौन हो सकता है, लेकिन ये पता है कि अगले सीरीज इंग्लैंड में बुमराह कप्तान हो, और उसके बाद अगर वक्त आ जाए कि आपको एक नया कप्तान ढूंढना है, तो तब तक जो मैचेस होंगे उससे आपको बिल्कुल साफ नजर आता है। कभी कभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में भी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कब्जा तो कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन क्या सीखा भारत ने, क्या कुछ टेकअवेज रहे और कहां पर अब टीम इंडिया को आगे बढ़ना होगा, सबक लेना होगा, इसी पर हम करेंगे बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। पर्थ से लेकर मेलबर्न और फिर सिडनी में हमने ये सारा सफर खत्म किया, और इस पूरे सीरीज के दौरान जो चीज नजर आई उस पर थोड़ी सी आपसे बातचीत होगी। सबसे पहले इस 3-1 को आप कैसे देखते हैं? क्या टीम इंडिया और बेहतर कर सकती थी? कहां पर चूक हुई? क्या एक ऐसी चीज, एक बड़ा पॉइंट अगर आप देखें तो क्या रहा टीम इंडिया की सबसे बड़ी चूक का? देखिए 3-1 जो रिजल्ट आया, ब्रिस्बेन अगर मैच पूरा चलता तो वहां पर भी भारत थोड़ा सा कैचिंग अप था, क्योंकि 200 रन का ऑलमोस्ट लीड दिया था, तो अच्छा हुआ वो नहीं खेला गया। लेकिन ये जो 3-1 या अगर 4-1 होता तो ऐसे नहीं लग रहा था कि इंडिया एकदम बिल्कुल बेकार टीम हो गई, क्योंकि ऐसे पहले हुआ है 2011 में जिस तरह से हारी है भारत। लेकिन ये टीम उससे भी बेहतर लगी, क्योंकि बुमराह के वजह से, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी, और ये जो फाइट बैक जो स्पिरिट है उसकी वजह से। लेकिन जैसे जैसे सीरीज चलती गई, मेन रीज़न ये था कि बॉलिंग क्वालिटी बुमराह के होते हुए भी डिप करती गई, ऑस्ट्रेलिया की ऊपर ऊपर होती गई। स्कॉट बोलन आने के बाद और भी बेहतर। दोनों की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज जिनकी समस्याएं थी वो कभी सुलझी नहीं। और एक इंपॉर्टेंट टेक अवे, अगर उनको लगा मिचेल मार्श फॉर्म में नहीं है तो उनको ड्रॉप किया गया। नेथन मैक्सवेनी कन्विंस नहीं हो गए, उनको ड्रॉप किया गया। भारत ने वही लोग रखे उम्मीद के साथ के फॉर्म में आ जाएंगे, और वो आए नहीं फॉर्म। बिल्कुल संजय भाई, इन चीज़ों के साथ साथ, इससे पहले कि हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, उन खिलाड़ियों की बात करें, क्या आपको ये भी लगा कि शायद एक जो चीज़ दिखी, रणनीति, वो रणनीति इस बार ये थी कि भाई हमारी बैटिंग थोड़ी सी लचर है तो हम एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जाएंगे और बॉलर कम कर देंगे, और वो रणनीति क्या वही भारी पड़ती चली गई हर मैच में 3 बॉलर के साथ जाना? देखिए पहले मैच में अगर आप देखें तो भारत की पारी 150 में सिमट गई, और वहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी का कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद एक और कंट्रीब्यूशन था। तो कहीं ना कहीं लगा कि यार ऐसा कोई खिलाड़ी हो जो रिकवरी कर सकता है, तो और वो जीते पहले टेस्ट मैच, तो वो एक कमिटमेंट हो गई कि बैटिंग कमज़ोरी है, हमारे दिग्गज फॉर्म में नहीं है, तो हम नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी लाए, वॉशिंगटन सुंदर, बाद में जाडेजा आ गए। जाडेजा के बारे में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि ये प्योर बॉलर भी है और उनकी बल्लेबाजी ऑलमोस्ट प्योर बल्लेबाज की तरह हो रही है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर जो उन्होंने खिलाया, और वो सबसे बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ थी कि सिडनी में हम पहुँचे, ग्रीन टॉप और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, उनको यूज़ भी नहीं किया एज अ बॉलर। यानी अंत में इंडियन क्रिकेट जो बल्लेबाजों का एक देश है, वॉशिंगटन सुंदर एज अ प्योर बल्लेबाज खेल रहे थे, और 2 ईश्वरन और सरफराज खान बाहर बैठ के, जिन्हें एक का एवरेज 70 है, दूसरे का 50, वो बाहर से देख रहे हैं।
ये बड़ी गलती होगी। तो क्या ये गलती आप देखते हैं इस टीम मैनेजमेंट में? क्योंकि इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था तो हमने देखा था कि आप एक एक्स्ट्रा बॉलर, चाहे वो शार्दुल ठाकुर के तौर पर आप खिलाएं, या फिर हमने ये भी देखा कि जब विराट कोहली 36 वाले के बाद जब नहीं थे तो आप जाडेजा के तरफ गए, जिसके बारे में आपने कुछ देर पहले कहा संजय भाई। तो क्या ये जो मैनेजमेंट है ये थोड़ा सा बैटिंग ओरिएंटेड है कि नहीं मेरी बैटिंग डीप होनी चाहिए भले एक बॉलर शॉर्ट हो जाए? जी हाँ, और ये लग रहा है, और वही है ऑब्वियस चीज़, ये लग रही है कि द्रविड़ रोहित शर्मा की एक रणनीति थी, विराट कोहली शास्त्री की एक रणनीति, और ये बिल्कुल अलग। तो शायद गंभीर का इसमें कोई से होगा, लेकिन रोहित शर्मा कप्तान है और सालों से कप्तानी करके आए हैं और अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीते, तो वो बिल्कुल कह सकते थे अगर वो भी बिलीव करते कि नहीं हमें ट्रस्ट करना चाहिए हमारे बल्लेबाजों को। अगर, और एक चीज़ है कि कोई भी ऐसा नहीं समझता कि अगर बॉलिंग को डीप करे तो बैटिंग अगर डीप ना होने तो बॉलिंग डेप्थ से आप मैच जीत सकते हैं, ये भी। तो रोहित शर्मा भी जिम्मेदार है ये ट्रेंड जो है, और ये ट्रेंड हमने देखा है इतिहास में 1-2 मैचेस में वर्क कर गया हो। जिस टीम ने डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट में वो हमेशा स्पेशलिस्ट के साथ किया है, और जहाँ पर हमने बैटिंग गहराई चाही थी लास्ट टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो भारत ने सिर्फ 2 बार 350 से ज़्यादा रन किए 9 इनिंग्स में। तो गहराई है ना, दिखने के लिए होती है। आप अगर बल्लेबाजों से गहराई लाए प्योर तो कभी कभी उसका रिजल्ट बेटर होता है। बिल्कुल, और इसकी नतीजा यही हुआ कि 3-1 से भारत हारा। और संजय भाई अब आते हैं हम थोड़े से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर, और उसमें सबसे पहले अगर हम नाम जसप्रीत बुमराह का ना लें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाइंसाफी। जिस अंदाज में 152.1 ओवर की गेंदबाजी, 32 विकेट उन्होंने निकाला, औसत लाजवाब। ये डीप बैटिंग करने की वजह से एक्स्ट्रा वर्कलोड भी गया, जो शायद हम 152.1 ओवर देख रहे हैं, और उस वजह से वो सिडनी में बॉलिंग नहीं कर पाए। दूसरी पारी में बिल्कुल नहीं, पहली पारी में 10 ओवर। क्या बुमराह के लिए थोड़ा सा आप देखें प्लेयर ऑफ द सीरीज जरूर हुए, पर शायद डिजर्व करते थे वो जीतने वाली टीम में? शायद सीरीज ना जीतने वाली टीम, बट 1-2 टेस्ट मैच जीतते तो मजा आता, लास्ट वाला। ऑल्दो मुझे लगता है कि बुमराह अगर फिट होते आखिरी दिन, थोड़े थके हुए बुमराह होते और थोड़ा सा 100% फिट बुमराह नहीं होते, और स्कोर बहुत ही कम था 160, तो उम्मीद ज़्यादा होती, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ही था। ये सीरीज भारत ज़रूर हारी है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ टीम का खेल नहीं। अगर हम लोग क्रिकेट की बात करते तो ज़्यादा इंडिविजुअल्स की बात करते, तो वहाँ पर बुमराह तो छा गए हैं। ऑल टाइम ग्रेट रिचर्ड हैडली के साथ उनकी तुलना हो रही, तो वो देख के अच्छा लगता है कि भारतीय क्रिकेट जो बल्लेबाजों का देश है और स्पिनर्स का देश है, यहाँ पर हमने एक ऑल टाइम वर्ल्ड जो एक्सेप्ट कर रहे कि यार बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर है, तो वो हमको देखने को मिल गया। और एक कहते हैं ना कि एक एक्सीलेंस, एक परफॉर्मर जिसके पास कोई कमजोरी हमने देखी नहीं। बेशक, और अगर अब बॉलिंग ही की तरफ हम जब बुमराह की बात कर रहे हैं, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, साथ ही साथ हमने आकाशदीप को भी देखा और हर्षित राणा को भी देखा, लेकिन क्या संजय भाई सिराज में वो कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी समस्या है? क्योंकि शुरू में हमने देखा कि अप एंड डाउन, फिर वो वापसी भी किया उन्होंने, 20 विकेट हालांकि सीरीज में जरूर लिया, पर शायद जो एक उम्मीद की जा सकती थी सिराज से, वहां पर थोड़ा लैग किया उन्होंने। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि जो हमने 4 साल पहले उनको देखा ऑस्ट्रेलिया में, वो सिराज और इस सिराज में फ़र्क है। अब थोड़ी सी एक्सपीरियंस आ गई है, लेकिन स्पीड थोड़ा कम है, और पिच से जो निकाल सकते वो थोड़ी उसका इफेक्ट थोड़ा अब कम हो गया है। लेकिन भारत की जो हायरार्की और जो लिस्ट ऑफ फास्ट बॉलर्स उसमें टॉप 4 में वो आ जाएंगे। शमी होपफुली फिट हो जाए और ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले तो बुमराह, शमी, सिराज और एक बॉलर की ज़रूरत है भारत को, जो शायद हर्षित राणा हो सकते हैं, क्योंकि आकाशदीप मैं देख रहा हूँ कि लिमिटेशंस उनके पास है। प्रसिद्ध कृष्णा से मैं कन्विंस नहीं हूँ कि वो हर ओवर उसी तरह से डाले, उनका एक्शन ऐसा है कि वो रिपीटेबल एक्शन नहीं है जैसे आकाशदीप का हो। तो कहीं ना कहीं वो ढूंढना पड़ेगा 2-3 उपाय जो टॉप 4 सीम बॉलर्स में आ जाए। संजय भाई, बेंच पर मुकेश कुमार भी बैठे हुए हैं जिन्हें पहले मौका मिल चुका है भारत की तरफ से, साथ ही साथ मयंक यादव और उमरान मलिक के तौर पर 2 रफ्तार के भी सौदागर हैं, 150 के आसपास वाले बॉलर। तो क्या इनकी तरफ भी खास तौर से टेस्ट मैच को देखते हुए जा सकते हैं? देखिए, भारतीय क्रिकेट का कल्चर हमेशा रहा है कि अगर एक फास्ट बॉलर हो, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, और शायद थोड़ा इंजरी प्रोन या दिशाहीन कभी कभी, तो फिर भारत 10 बार सोचता है उनको खिलाने के पहले। पाकिस्तान पहले अगर गति है तो सीधा खिलाते थे और बाकी चीज़ें आ जाएगी।
मैं सपोर्टर हूं कि किसके पास अगर गति है तो उसको आप सही कप्तान मिले जो बिलीव करता है कि ऐसा कोई बॉलर हो, तो उनको 3 ओवर का स्पेल दीजिए। लेकिन 3 में अगर 1-2 विकेट निकाले तो उससे बेहतर है कि आकाशदीप जो हमने देखा लास्ट टेस्ट मैच जिसके बाद इंजर्ड हो गए, वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। तो कहीं ना कहीं अगर वो ऐसे बॉलर्स हैं ना, उनके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। T20 क्रिकेट में बहुत मुश्किल है ऐसे बॉलर्स को इफेक्टिव होना। टेस्ट क्रिकेट ये राइट फॉर्मेट है जहां पर आप उनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो अब 6 महीने बाद होगा भारत का अगला टेस्ट, देखते हैं उस वक्त क्या होता है बॉलिंग में। लेकिन संजय भाई, अगर बैटिंग की तरफ हम रुख करें, और जाहिर तौर पर 2 बड़े नाम हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक खिलाड़ी जो आपको पूरे तरीके से इस दौरे पर बतौर बल्लेबाज कन्विंस किया, क्या यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, हालांकि एक ही पारी उन्होंने खेली, या केएल राहुल ने शुरुआत बड़ी अच्छी की पर उनके करियर ही की तरह ऊपर नीचे और लास्ट में फिर 30 की एवरेज के साथ समाप्त। सिर्फ यशस्वी जायसवाल, सिर्फ, क्योंकि 160 रन बनाए। जब पिच थोड़ा आसान हो गया तो वो ऑस्ट्रेलियन पिच की तरह नहीं खेला, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन पिच बिल्कुल था, मेलबर्न में हमने देखा उन्होंने 80 रन बनाए, वो भी आराम से 100 होता था, और एक और 80 रन उन्होंने बनाए। मिचेल स्टार्क उनको तंग कर रहे थे, वो समस्या उन्होंने सॉल्व की। तो कोई यंग खिलाड़ी जो एक वाइट बॉल खिलाड़ी भी है, इस तरह की परफॉर्मेंस देता है, और वो 2 टाइप की क्रिकेट खेल सकते हैं, डिफेंसिव भी खेल सकते हैं, बैकफुट पे खेलते हैं। तो ये सबसे बड़ा भारत के लिए एक उपलब्धि है ये। और मैं समझता हूँ कि यशस्वी जायसवाल को छोड़कर बल्लेबाजों में और कोई नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म एक ऑप्शन। नीतीश कुमार रेड्डी ने एक हाई क्वालिटी एक इनिंग्स खेली, लेकिन उनका फ्यूचर आगे क्या है पता नहीं। लेकिन जायसवाल का हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम साफ नज़र आ रहा है कहाँ पर वो जाएंगे। फ्यूचर की बात हो रही है तो सबके जहन में एक चीज चल रही होगी कि भाई ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये 2 खिलाड़ी भविष्य किस तरफ आप देख रहे हैं, खास तौर से अगर हम बात करें रोहित शर्मा की संजय भाई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट किया, यानी उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि शायद मैं फिट उस 11 में नहीं हूं। अब आगे 6 महीने बाद इंग्लैंड में खेलना है, परिस्थितियां कोई बहुत ज्यादा बदलेंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाली परिस्थिति है, कैसे देखेंगे आप रोहित को? ऑस्ट्रेलिया में इस बार पिच में ज़्यादा जान थी और उछाल थोड़ा ज़्यादा था। इंग्लैंड में शायद थोड़ा कम होगा, लेकिन स्विंग होगा बॉल। और जब से इंडिया ने टर्निंग पिचेस भारत में दिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो थोड़ी सी घास ज़्यादा रख रहे हैं, तो बल्लेबाजी मुश्किल होगी। मेरा एक ही जो मन में विचार चल रहा है कि अगर रोहित शर्मा ने ऑप्ट आउट किया फॉर्म की वजह से, तो ऑप्ट इन कैसे करेंगे और फॉर्म कहाँ दिखाएंगे, तो ये एक समस्या है। तो कहीं ना कहीं अजीत आगरकर जी को बहुत ही एक क्रिकेट की सोच रखनी चाहिए, नाम को भूल जाए और देखना चाहिए कि क्या इनके बल्लेबाजी में और इनके ओवरऑल अप्रोच में ऐसे कुछ आशा की किरण है या नहीं। मुझे लगता है कि कप्तान तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, इंग्लैंड में बुमराह को कप्तान बनाना चाहिए, और रोहित शर्मा एज अ बैटर, इसके बारे में उनको कन्विंस करना पड़ेगा सिलेक्टर्स को कि जी हाँ, मेरे में अभी काबिलियत है, ये आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ और अभी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, डिफेंस अच्छा कर रहा हूँ, ये सब दिखाना होगा बिफोर ही गेट्स सिलेक्टेड। और विराट कोहली जिस अंदाज में खेल रहे हैं, ये साल पूरा आप देखें 2024 की औसत, 1 अर्धशतक, 1 शतक, विराट कोहली के स्टैंडर्ड के हिसाब से। देखिए, आउट ऑफ फॉर्म होना ये सबके साथ होता है, लेकिन इनकी समस्या बहुत गहरी है, और अंत में आखिरी इनिंग में जिस तरह से आउट हुए, ऐसे लग रहा था कि अभी वो सोच रहे मैंने सब कुछ ट्राई किया, मेरी तरफ से कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन इनका करियर इतना लंबा चला, इतने हाई इम्पैक्ट प्लेयर हो, ऐसे भी नहीं है कि 3-4 लोग कंफर्म बीच में है कि वो उनको बाहर रख रहे। तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली उनके लिए आइडियली, इंग्लैंड का जब पहला टेस्ट मैच कुछ जून एंड में होगा, IPL के बाद मौका मिले तो इंग्लैंड में जाके काउंटी मैचेस खेले, उस परिस्थितियों में जाके खेले, और लगे कि उनको कि शायद ये इस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। एक बार पहले किया था उन्होंने 2018 में, तो 2013-14 के बाद तो फिर उनका खेलना बनता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो लगातार 5 मैचेस खेलकर आउट हुए, वो फिर से दोहराना नहीं चाहिए। अगर लगा कि कुछ सुधार नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी थोड़े से कड़े निर्णय लेने होंगे। संजय भाई, कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि शायद वो 11 में भी जगह नहीं बना पा रहे हैं, आप युवा खिलाड़ियों को दें, उनको सपोर्ट करें तो वो कुछ रन्स बनाएंगे। आपकी नज़र में वो भी 11 में है विराट कोहली? जी हाँ, 11 में है। पहले टेस्ट मैच में डेफिनेटली, और आस्ते आस्ते फॉर्म देखकर
आगे की सोचे, क्योंकि यंगस्टर अगर आप ढेर सारे वहाँ डाल दे इंग्लैंड में, अगर इंडिया में होता तो शायद वो सफल होता। वहाँ पर थोड़ा सा आपको चाहिए एक्सपीरियंस, और विराट कोहली के साथ क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर रहे हैं, वो आप दे सकते हैं थोड़ा सा मौका। 4 टेस्ट मैचेस नहीं, 2 तो ज़रूर। तो 6 महीने बाद वो टेस्ट मैच। संजय भाई बिल्कुल आखिर में चलते चलते एक सवाल कि अब जब 6 महीने बाद जून 20 को लीड्स में वो मैच भारत खेलेगा अपना अगला टेस्ट, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार टीम इंडिया नहीं खेल रही है, उस मैच में कैप्टन आप जसप्रीत बुमराह को देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, या भारत का फ्यूचर टेस्ट कैप्टन आपकी नजर में बुमराह या कोई और? नहीं, बुमराह इज योर कैप्टन। रोहित शर्मा को नहीं करनी चाहिए कप्तानी, क्योंकि खुद का फॉर्म उनका ठीक नहीं चल रहा है, उनकी खुद की प्लेस गारंटीड नहीं है, और एक आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस बल्लेबाज आपको कप्तान करके नहीं चाहिए। और ऐसे नहीं है कि इन्होंने 10 सालों से कप्तानी की है, केवल 24 टेस्ट मैचेस खेले, और टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैटर भी उनका महान स्थान नहीं है, क्योंकि एक ही ओवरसीज 100 इंग्लैंड में है, एवरेज 40 का है, तो विराट कोहली उनमें ये फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कप्तान बुमराह को बनाए, ये अपने बॉलिंग के पीक में है, जैसे अनिल कुंबले को बनाया था उनके करियर के एंड में। तो बुमराह टेस्ट कैप्टन, और जिस सीरीज में बुमराह ना खेले तब आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि किसको कप्तानी देनी है। कौन हो सकता है? मुझे अभी पता नहीं कौन हो सकता है, लेकिन ये पता है कि अगले सीरीज इंग्लैंड में बुमराह कप्तान हो, और उसके बाद अगर वक्त आ जाए कि आपको एक नया कप्तान ढूंढना है, तो तब तक जो मैचेस होंगे उससे आपको बिल्कुल साफ नज़र आता है। कभी कभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में भी। तो संजय भाई ने जो बोला वो एक के हिंट जरूर मिल चुकी है कि भाई आंख बंद करके बुमराह भारत के टेस्ट कप्तान होंगे, लेकिन उप कप्तान या बुमराह के बाद कौन, अभी फिलहाल उस पर ना वो कह पा रहे हैं और ना ही शायद आप भी यही सोच पा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, इस पूरे सीरीज के दौरान, चाहे वो पर्थ हो फिर सिडनी में हम लोग पहुंचे, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका भी शुक्रिया। और कम से कम अब आप लोगों को सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के वो टीवी के सामने बैठने की टेंशन नहीं रहेगी, अलार्म लगाने की टेंशन नहीं रहेगी। पर फॉलो जरूर करते रहिए ESPN क्रिक इन्फो हिंदी।